बी। तो इस पर दो एंटीजन हैं ए और बी, इसलिए ये ग्रुप हो गया ए बी। इसके साथ साथ इस पर देखिए आप आर एच फैक्टर भी है मतलब पॉजिटिव। तो ये ग्रुप हो गया ए बी और आर एच फैक्टर होने से इसे हम कहेंगे ए बी पॉजिटिव। तो ये हमारा ग्रुप हो गया ए बी पॉजिटिव। और ये जो देख रहे हैं आप दूसरा वाला, ये यहाँ पर आर एच फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे ए बी नेगेटिव। आज की इस वीडियो में हम जिन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो है एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्त के विभिन्न ग्रुप, आरएच फैक्टर तथा यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर। तो रक्त के समूहों को समझने से पूर्व सबसे पहले हम तीन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, वो है एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटीजन की। एंटीजन होता क्या है? देखिए, एंटीजन वातावरण में मौजूद कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कोई केमिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या अन्य कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। जब ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। ये एंटीजन ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के बने होते हैं। शरीर में इनका पाया जाना इस बात का संकेत होता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बाहरी हमले से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने पर मजबूर होना पड़ा। बाहरी हमले का मतलब है शरीर में एंटीजन का प्रवेश करना। देखिए, वैसे तो एंटीजन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से दो प्रकार के एंटीजन को ही पढ़ेंगे। इनमें नंबर एक होता है बाहरी एंटीजन, जिसे हम हेट्रो एंटीजन या फॉरेन एंटीजन भी कह देते हैं। बाहरी एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल हो सकते हैं जो शरीर के बाहर के रोगाणु हैं, यानी शरीर के अंदर मौजूद नहीं होते, बाहर से कहीं से शरीर में प्रविष्ट होते हैं। नंबर दो आता है शरीर के अंदर बनने वाले एंटीजन, जिसे हम ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन भी कह देते हैं। ऑटो एंटीजन्स अपने आप व्यक्ति के शरीर के अंदर ही बनते हैं, ये बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते। अब बात कर लेते हैं एंटीजन के कार्य की। एंटीजन शरीर में प्रवेश करके हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करते हैं। इसके पश्चात जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और एंटीजन विशेष रूप से लिम्फोसाइट को सक्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में मौजूद संक्रमण से लड़ने वाली WBC यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको मैं इससे पूर्व की वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है वो शरीर के द्वारा उत्पन्न एक प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन है जो शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ है, ये बाहरी एंटीजन से लड़ने में मदद करता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र एक एंटीबॉडी का है। हालांकि हम जब विस्तार से समझाएंगे इसकी क्रियाविधि को तो हम इसका कोई एक पार्ट ही लेंगे जो देखने में आपको लग रहा है वाई शेप का। केवल ये एक पार्ट लेंगे इस तरीके का, ये जो देखने में वाई शेप लग रहा है। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बांध देते हैं। इसके साथ ही एंटीबॉडी एंटीजन को निष्क्रिय भी कर देते हैं। एंटीबॉडीज वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो विशेष तरह की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। इनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। एक स्वस्थ वयस्क शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडीज होते हैं। अलग अलग एंटीबॉडी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं से या कहिए एंटीजन से बचाव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रोगाणु के लिए सभी एंटीबॉडी काम करेंगे या एक ही एंटीबॉडी सभी रोगाणुओं से लड़ लेगा। जिस प्रकार का कोई बाहर से रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है उसके हिसाब से ही शरीर के अंदर एंटीबॉडी कार्य करती है। अलग अलग बाहरी एंटीजन के लिए अलग अलग शरीर के अंदर का एंटीबॉडी काम करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर हजारों सैकड़ों एंटीबॉडी हैं और संयोग से मान लीजिए हमको कोरोना हो जाता है, तो कोरोना एक वायरस है। उस कोरोना वायरस
से लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कोई भी बॉडी तैयार हो जाएगी। शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी कोरोना के लिए विशेष रूप से बनी है वही कोरोना वायरस से लड़ सकती है। हालांकि एंटीबॉडी शरीर के अंदर हजारों हैं, लेकिन एक स्पेशल एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस के खिलाफ उत्पन्न हुई है, बनी है, वही कोरोना वायरस को नष्ट कर सकती है। तो इस प्रकार मतलब कहने का ये है कि अलग अलग बाहरी एंटीजन से लड़ने के लिए शरीर के अंदर, तो मान लीजिए कि हमारी जो एंटीबॉडी है एक तरह का एक सिपाही है जो अपने देश के अंदर रक्षा करता है किसी बाहरी शत्रु से, और जो एंटीजन है वो बाहरी शत्रु है। जैसे ही कोई बाहरी शत्रु यानी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर का सिपाही यानी एंटीबॉडी तत्काल तैयार हो जाता है उस एंटीजन को मारने के लिए या नष्ट करने के लिए, या उस एंटीजन से होने वाली हानि से बचाव करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार होता है। एंटीबॉडी विशेष तरह की WBC यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इन विशेष तरह की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। एंटीजन बी सेल की सतह को बांधकर उसे उत्तेजित करते हैं, जिससे कि बी सेल समान कोशिकाओं यानी क्लोन के समूह में विभाजित हो जाती है। इस तरह के पूर्ण विकसित बी सेल को प्लाज्मा सेल भी कहा जाता है, और यह सेल लसिका ग्रंथि और रक्त संचार में लाखों एंटीबॉडीज को स्रावित करते हैं। जैसे जैसे एंटीबॉडीज रक्त में घूमना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ही वे एंटीजन को नष्ट करने और कम करने का काम शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रकार की। एंटीबॉडी विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर एंटीबॉडी के नाम के आगे IG शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन को संक्षिप्त में लिखा गया है IG से, इसलिए एंटीबॉडी को हम संक्षिप्त में IG से लिखते हैं। IG के बाद एक बड़ा अक्षर होता है, वो उसके प्रकार को दर्शाता है, जैसे कि IgA, IgD, IgE, IgG या M। ये एंटीबॉडी के प्रकार हैं। इनको हम आगे चलकर कुछ कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एंटीबॉडी के कार्य की। मैं बता चुका हूँ एंटीबॉडी हमारे शरीर में काम करता है बाहरी एंटीजन से लड़ने का, उसे नष्ट करने का। जैसे ही बाहरी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इस दौरान केमिकल प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय होने का संकेत देते हैं। इस क्रिया में वायरस सबसे पहले बी सेल नाम की कोशिका में मिल जाते हैं। इसके बाद बी सेल एंटीजन के अनुकूल एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, यानी जो एंटीजन आया है उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बननी चाहिए, वो अनुकूल एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। एंटीबॉडी बनने के बाद वायरस से चिपक जाते हैं और इसके बाद एंटीजन को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान एंटीबॉडी द्वारा चिन्हित एंटीजेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए टी सेल का आदेश मिलता है, इससे एंटीजन नष्ट हो जाते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि रक्त की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रक्त के वर्ग की। रक्त के अंदर जो आप देख रहे हैं ये भी एक आरबीसी है। सुविधा के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कुछ इस तरीके के चित्र से, क्योंकि इस पर बनाऊंगा मैं अलग से एंटीजन एंटीबॉडीज, उस तो आप देख पाएंगे बेहतर। इसलिए ये कोई एक आरबीसी है और देखिए इस पर बाहर ही कुछ चित्र बने हुए हैं अलग अलग आकृति के। जो आप देख रहे हैं पीले रंग का वो कुछ कोन टाइप है, और जो आप देख रहे हैं ये कुछ ओवल टाइप दिख रहा है आपको लाइट ब्लू, और जो डार्क ब्लू है ये दिख रहा है आपको एक घनाभ के आकार का, जैसे कि एक ईंट होती है। तो इस आरबीसी पर ये अलग अलग तरीके के जो बने हुए हैं, वास्तव में इन्हें हम कहते हैं एंटीजन। ये प्रोटीन के बने होते हैं किसी भी आरबीसी के बाहर। इनकी जो आकृतियां हैं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम 3 ही एंटीजन पढ़ेंगे, ए, बी और RH फैक्टर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इनके नाम यहाँ अलग अलग हैं। इन्हीं प्रोटीन के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा रक्त समूह होगा, इन एंटीजन को पहचान करके ही। अब पहचान कैसे होगी देखिए आप, ये 3 प्रकार के हैं एंटीजन, फिर देख लीजिए एक बार।
ये ओवल शेप में है, ये कुछ शंकुआकार शेप में है और ये घनाभाकार। तो जो ये इस शेप में है वो कुछ कुछ बी के जैसा है, इससे बी बनता है, इसे हम बोलते हैं बी एंटीजन। दूसरा जो इस तरीके का था वो कुछ कुछ ए से मिलता हुआ है, इसे हम कहते हैं ए एंटीजन। और ये कुछ एच टाइप का है, इसलिए इसे हम कहते हैं या कहेंगे यहाँ पर आर एच फैक्टर। तो ये तीन है, यहाँ ध्यान रखिए। जो बी शेप का है उसे बोलते हैं बी एंटीजन, जो ए शेप का है इसे हम कहते हैं ए एंटीजन, और तीसरे वाले को आर एच। अभी देखिए ध्यान से आप, ये एक आरबीसी है, एक रेड ब्लड सेल है। इस पर देखिए आप कौन से आपको एंटीजन दिख रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, अभी दिखाया वहाँ पर जो इस टाइप के थे उनको हम बोलते थे ए एंटीजन। तो इस आरबीसी पर ए एंटीजन है, इस एंटीजन ए के आधार पर ही ब्लड ग्रुप तय होगा और ये ब्लड ग्रुप होगा ए। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं केवल ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप प्लस होगा या माइनस वो हम बाद में तय कर लेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप केवल। प्लस माइनस अभी हम आपको बताएंगे आर एच फैक्टर के बाद। आगे देखिए, ये है दूसरी शेप, यानी ये भी एक एंटीजन है जिसकी शेप बी टाइप की है। तो इसी बी एंटीजन के आधार पर हम कहेंगे कि ये हमारा ग्रुप है बी, यानी आरबीसी के बाहर यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी के बाहर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। ये देखिए यहाँ पर इस आरबीसी पर दो प्रकार के एंटीजन हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी, यानी आरबीसी पर एंटीजन दोनों हैं ए और बी। इसलिए इस ग्रुप को हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ये रहा ए बी ग्रुप, क्योंकि इस पर एंटीजन दोनों हैं, एंटीजन ए तो ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ग्रुप ए बी। देखिए यहाँ पर आरबीसी प्लेन है, इस पर बाहर कोई भी एंटीजन नहीं है, न इस पर ए एंटीजन है, न इस पर बी एंटीजन है, न इस पर ए बी एंटीजन है। यहाँ पर एंटीजन है नल, नल मीन्स शून्य होता है, लेकिन ए बी सी के बाद अगर शून्य लिखा जाए तो बड़ा अजीब लगेगा, उस शून्य को लोग ओ पढ़ते हैं, क्योंकि ओ ही लगेगा यदि ए बी सी डी में ए बी के बाद में शून्य लिखा जाएगा, तो इसलिए हम इसे शून्य ना कह करके ओ कह देते हैं। नल मीन्स मतलब शून्य ही होता है, क्योंकि इस पर एंटीजन कोई भी नहीं, यानी शून्य एंटीजन है। तो जब हमारी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता तब उस रक्त वर्ग को हम ओ वर्ग यानी ओ ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सिंपल है, यदि आपकी आरबीसी पर एंटीजन है ए, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन है बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है, शून्य एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप शून्य यानी ओ हो गया। चलिए अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के नेगेटिव या पॉजिटिव की। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग का, इस शेप की अगर कोई भी प्रोटीन आरबीसी के ऊपर है तो इसे हम कहते हैं आर एच फैक्टर। चलिए बात करते हैं आर एच फैक्टर की। एक वैज्ञानिक थे विनर, वे भी रक्त पर खोज कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने पाया कि एक बंदर होता है रीसस नाम का, उन्होंने पाया कि रीसस बंदर के खून में भी एक एंटीजन होता है विशेष प्रकार का, और वो एंटीजन अधिकांश मनुष्यों में भी पाया जाता है। दुनिया के लगभग 85% और भारत के लगभग 93% मनुष्यों में वो एंटीजन पाया जाता है। इस रीसस बंदर के नाम पर ही इस एंटीजन का नाम रखा आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर इसे कहा गया। इसे हिंदी में हम रीसस कारक या आर एच कारक भी कह देते हैं। ये कारक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त के वर्गों को अलग करने में। आर एच फैक्टर युक्त व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव। यदि किसी व्यक्ति के खून में ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं होता है तो वह होता है आर एच नेगेटिव, यानी इसी आर एच फैक्टर के आधार पर आपका खून पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। मैं बता चुका हूँ।
बायोलॉजिकल टर्म यानी मेडिकल साइंस के टर्म में यदि कोई भी चीज़ जिसका हम टेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में वो होती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव, यदि हमारी बॉडी में वो नहीं होती तो हम कहते हैं नेगेटिव। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया तो हम कहते हैं उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, यानी वो कोरोना पॉजिटिव है, इसका मतलब है उसके शरीर में कोरोना वायरस है। यदि हम कहते हैं वह नेगेटिव है, यानी उसके अंदर कोरोना वायरस नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में RH फैक्टर है तो हम कहते हैं RH उपस्थित है, यानी RH पॉजिटिव है, यदि नहीं है तो RH नेगेटिव। इसी के आधार पर हम कहते हैं किसी भी रक्त समूह को पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी RH है तो समूह यानी रक्त वर्ग पॉजिटिव, यदि RH नहीं है तो रक्त वर्ग नेगेटिव। तो यहाँ देखिए इस RBC पर एंटीजन A बना हुआ है ग्रीन, इस एंटीजन के साथ साथ इस पर RH फैक्टर है, यानी RH है मतलब पॉजिटिव। तो यदि किसी भी RBC पर RH फैक्टर होगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, नहीं होगा तो कहेंगे नेगेटिव। तो यहाँ ग्रुप A था और RH फैक्टर भी है तो हम कहेंगे इसको A पॉजिटिव। इस तरीके से ये ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव। फिर देखिए वही RBC है, इस पर एंटीजन A है लेकिन RH फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे A नेगेटिव। A एंटीजन से ग्रुप A हो गया, RH नहीं है तो नेगेटिव, RH है तो पॉजिटिव। अब देखिए ये एंटीजन यहाँ पर B है, ये देखिए B एंटीजन है, ग्रुप B हो गया, लेकिन इस पर एंटीजन B के साथ साथ RH फैक्टर भी है, RH फैक्टर है मतलब पॉजिटिव। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, ये हो गया नाम B पॉजिटिव। अगर इसी पर RH नहीं होता इस तरीके से तो हम कहते B नेगेटिव, यानी RH नहीं है तो नेगेटिव। तो ये है हमारा B नेगेटिव और ये है B पॉजिटिव। ये है RH फैक्टर के बिना O समूह यानी O नेगेटिव, और ये है RH फैक्टर सहित O समूह यानी O पॉजिटिव। चलिए आगे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण। देखिए जब भी हम किसी एक व्यक्ति के खून को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो समस्या क्या आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई बाहर से एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा एंटीजन जो पहले से हमारे शरीर में नहीं है, तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट कर देती है। यदि एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं है तो बनना शुरू हो जाती है। तो ये एंटीजन को जो एंटीबॉडी नष्ट करती है, यही महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम किसी भी व्यक्ति के खून को किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते। आइए समझते हैं कैसे। देखिए ये कोई एक एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर में होती है। इसके हम यहाँ केवल एक हिस्से को समझेंगे जो बिल्कुल वाई के आकार का है। ये जो एंटीबॉडी है इसका ये हिस्सा वाई के आकार का इस प्रकार का है, एक हिस्सा। ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी हिस्से में एंटीजन यानी जो बाहरी कारक है वो फंस जाता है और इसमें फंसा करके लॉक करके ही ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट करती है। और इसकी जो बनावट होती है वो अलग तरीके से हो सकती है, किसी की इस तरीके से होती है और किसी एंटीबॉडी की इस तरीके से, किसी की अन्य तरीके से। यानी अलग अलग एंटीबॉडीज़ के जो एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं वो अलग अलग तरीके से बने हो सकते हैं ये हिस्से। ये देखिए अलग अलग एंटीजन हैं, इनकी शेप देखिए, आप रंग मत देखिए, इनकी जो बनावट है वो अलग तरीके से बनी हुई है सबकी। यानी इन एंटीजन को नष्ट करने के लिए ऐसा एंटीबॉडी चाहिए जो इनको सही से लॉक कर सके। और इसका जो लॉक करने का तरीका है बिल्कुल होता है पजल के तरीके से। यानी एक पजल का टुकड़ा जहाँ फिट होना चाहिए वहीं फिट होगा, आप उसे उसके अलावा अन्य कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये और आसान भाषा में समझिए, कुछ ताले और चाबी की तरह से होता है। या कई ताले और कई चाबियां हैं, लेकिन एक चाबी जिस ताले के लिए बनाई गई है पर्टिकुलर उसी ताले के साथ एडजस्ट हो पाएगी, उसे ही खोल या बंद कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चाबी से किसी भी ताले को खोल या बंद कर लें। ठीक ऐसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। अब ये यहाँ देखिए, और ये एक एंटीबॉडी है। अब ये बताइए कि ये एंटीबॉडी इनमें से किस एंटीजन को नष्ट कर सकती है, यानी किस एंटीजन की संरचना और एंटीबॉडी के इस शरीर की संरचना सेम है। देखिए, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके सामने। ये देखिए,
यहाँ देख रहे हैं आप ध्यान से कि इस सिरे की संरचना इस पीले एंटीजन से मैच करती है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए ये एंटीबॉडी केवल इस एंटीजन को ही लॉक कर सकता है इस तरीके से। और मैं देखिए जूम करता हूँ, ये देखिए ये पीले रंग का एंटीजन है और ये एंटीबॉडी का हिस्सा है। दोनों की बनावट सेम है, इसलिए आसानी से इस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को लॉक कर दिया, फंसा लिया। इस प्रकार जो ये अलग अलग एंटीजन हैं, इनके लिए अलग अलग एंटीबॉडी चाहिए। अब देखिए ये हमारा रक्त समूह है ए, इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी संरचना अलग है, इसकी अलग। ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ नहीं चिपक सकता। इसी प्रकार ये ग्रुप बी है, इसमें एंटीबॉडी ये है ए और एंटीजन है बी। तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन बी को नहीं फंसा सकती क्योंकि संरचना अलग अलग है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी कोई नहीं है, रक्त समूह है ए बी, यानी इस ब्लड में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी, दोनों हैं ए और बी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखिए रक्त समूह है ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, न एंटीजन ए न बी, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है कि एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में चिपक सके। देखिए जब भी हम किसी बाहरी व्यक्ति का रक्त लेते हैं अपने शरीर में, तो समस्या क्या आती है और क्यों आती है। बाहर से जो हम रक्त लेते हैं उस रक्त में क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। वो जो एंटीजन है वो ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है या शून्य हो सकता है, वो ग्रुप के अनुसार। यदि ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ये ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, और ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगा। ये जो एंटीजन हमारे शरीर में आते हैं, समस्या तब होती है जब जो एंटीजन बाहर से आया है वो हमारे शरीर में पहले से नहीं होता। जैसे ही बाहर से नया एंटीजन आता है, हमारे अंदर की एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट करना चाहती है, उसके साथ चिपक जाती है। यदि जो भी व्यक्ति का हम बाहर से रक्त ले रहे हैं उसमें जो एंटीजन आ रहा है वो हमारे शरीर में पहले से ही है, तब उस रक्त से हमें कोई समस्या नहीं होती। रक्त लेने और देने से पूर्व इसीलिए रक्त समूहों का मिलान किया जाता है। देखिए कैसे, ये कोई रक्त वर्ग है ए और ये रक्त वर्ग है बी। अब मैं इस रक्त वर्ग ए को बी के लिए देता हूँ, या मान लीजिए बी रक्त को ए वाले व्यक्ति के लिए देता हूँ, तो क्या होता है। देखिए जो ए रक्त वर्ग का व्यक्ति है उसके शरीर में एंटीजन केवल ए है, कोई बी एंटीजन नहीं है। जब बी ग्रुप का रक्त बाहर से आएगा तो ये नया एंटीजन बी है, इसको ये एंटीबॉडी भी फंसा लेंगी और नष्ट कर देंगी। इसलिए हम जब भी किसी ए वर्ग वाले व्यक्ति को बी वर्ग का रक्त देते हैं तो समस्या आती है। यही समस्या इसके विपरीत भी आती है। अब यदि मैं बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ग्रुप का रक्त देता हूँ तो ए रक्त वर्ग में एंटीजन ए आएगा, और जैसे ही वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, हमारे शरीर में पहले से ही तैयार बैठी है एंटीबॉडी ए इसको फंसाने के लिए, और हमारे शरीर के अंदर पहले से कोई भी एंटीजन ए नहीं था, तो ये एंटीबॉडी तुरंत इसको शत्रु समझती है और नष्ट कर देती है। इस तरीके से देखिए, ये एंटीबॉडी बी है, इसे नष्ट कर देगी, और ये एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए को नष्ट कर देगी। तो ये समस्या आती है जब हम ए या बी रक्त वर्ग को आपस में व्यक्तियों को देते हैं। अब देखिए ये कोई रक्त वर्ग है ए बी, और मान लीजिए किसी मरीज का रक्त वर्ग है केवल ए। जिस मरीज का रक्त वर्ग ए है उसके पास केवल एक एंटीजन है ए। अब यदि इसको मैं ए बी ग्रुप का रक्त चढ़ा देता हूँ तो ए बी ग्रुप में एक नया एंटीजन प्रवेश कर जाता है मरीज के शरीर में, जो कि बी है। हालांकि दो एंटीजन आते हैं ए और बी, लेकिन ए से कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन ए हमारे शरीर में पहले से भी मौजूद है।
लेकिन जैसे ही एंटीजन बी नया शरीर में पहुंचता है मरीज के में, तो इस मरीज के रक्त में पहले से ही एंटीबॉडी बी के एंटीजन बी को नष्ट करने के लिए, और इस प्रकार से ये इसको नष्ट कर देती है कुछ इस तरीके से फंसा करके। ये एंटीबॉडी बी इस एंटीजन बी में चिपक जाते हैं। इसके विपरीत यदि मैं इस ए बी वाले व्यक्ति को रक्त देता हूं ए ग्रुप का, तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो रक्त ग्रुप ए आता है बाहर से वो केवल एंटीजन ए लेकर के आता है, और एंटीजन ए हमारे शरीर में पहले से ही है। इसलिए ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को इस ए रक्त वर्ग को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो एंटीजन ए है वो इस शरीर में पहले से ही है, कोई नया एंटीजन नहीं आ रहा रक्त के साथ। अब बात करते हैं ग्रुप ओ की। देखिए, यदि हम ओ ग्रुप वाले रक्त को देते हैं ए के लिए, तो इस पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं। जब कोई एंटीजन, ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ए बी एंटीजन है, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो नष्ट कैसे करेंगे? किसी को नहीं। इसलिए एंटीबॉडी जब है तैयार, लेकिन कोई एंटीजन है ही नहीं नष्ट होने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रक्त है ओ वर्ग का, इसको मैं ए को देता हूं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये कोई एंटीजन लेकर नहीं आता। इसी प्रकार इसी रक्त को मैं देता हूं किसी बी वर्ग वाले व्यक्ति के लिए, तो भी दिक्कत नहीं होगी। ए बी को दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार ये जो रक्त है ओ, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसे हम ए बी या ए बी किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, मैं देता हूं रक्त वर्ग ए को किसी व्यक्ति के लिए जिसका वर्ग है ओ। अब जब ये रक्त इस ओ व्यक्ति वाले शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? एंटीजन ए साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी ए तैयार है, देखिए, क्योंकि इस पर कोई एंटीजन पहले से था नहीं। कोई भी एंटीजन जब नया आएगा तो ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी तैयार है उसे लड़ने के लिए। अब ये एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए को फंसा लेती है और यहाँ भी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए हम ओ वर्ग वाले व्यक्ति के लिए ओ के अलावा अन्य किसी भी रक्त वर्ग यानी ए बी या ए बी को नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी कोई नया रक्त वर्ग ओ के अलावा इसमें प्रवेश करेगा तो जरूर एंटीजन साथ लेकर के आएगा, ए बी या ए बी, और ए और बी दोनों को मारने के लिए पहले से तैयार हैं एंटीबॉडी ए और बी। इसलिए हम ओ रक्त वाले व्यक्ति को अन्य किसी भी वर्ग का रक्त नहीं दे सकते, लेकिन इसका उल्टा संभव है, हम ओ को किसी भी व्यक्ति के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि दो रक्त वर्ग हों एक जैसे ही, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो, तो हम प्लस वाले के लिए माइनस का रक्त दे सकते हैं। इसका उल्टा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए दो रक्त वर्ग हैं ए प्लस और ए माइनस, तो हम ए प्लस को ए माइनस दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ए माइनस को ए प्लस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ए प्लस पर एक RH फैक्टर होता है जो एक एंटीजन होता है। जब RH फैक्टर यानी नया एंटीजन जो ए प्लस के पास है वो ए माइनस वाले के पास जाएगा तो समस्या होगी। इसलिए हम ब्लड ग्रुप जब देते हैं, ब्लड चेक करते हैं, ब्लड दान करते समय, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखते हैं। प्लस प्लस को दे सकता है, माइनस माइनस को, लेकिन कभी भी प्लस वाला माइनस को रक्त नहीं दे सकता, लेकिन माइनस वाला प्लस को रक्त दे सकता है। इसीलिए ओ जो होता है उसमें दो होते हैं, ओ प्लस और ओ माइनस। ओ माइनस जो होता है वो इसीलिए होता है सर्वदाता। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी लगातार मिलते रहे।